तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3 लाख, परचेजेस दे रखी है 30 लाख, परचेजेस 20 लाख है, इसको 20 लाख कर दो। सेल्स दे रखी है 24 लाख, परचेज रिटर्न भी दे रखी है जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। परचेज रिटर्न कितनी है 50,000। कुछ हमें सेल्स रिटर्न भी दे रखी है जिसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न है 1 लाख। कैरेज इनवर्ड भी दे रखा है। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, 4,000 का कैरेज इनवर्ड है। कुछ फ्रेट इनवर्ड भी दे रखा है, फ्रेट इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर लास्ट दे रखा है हमें क्लोजिंग स्टॉक 1,68,000। ये दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? सप्लायर की दुकान से बिजनेस के अंदर गुड्स को लाने तक का सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तो अभी तक जो प्रॉफिट हम निकालते हुए आ रहे हैं उसी को ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर देखो, ग्रॉस और नेट दो वर्ड होते हैं हमारे पास। ग्रॉस का मतलब है कि अभी इसमें से कुछ लेस करना बाकी है, जबकि नेट का मतलब होता है फाइनल। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास दो प्रॉफिट आएंगे, एक आएगा नेट प्रॉफिट और एक आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, जबकि नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पर क्या होता है, रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं और हमारा रेवेन्यू का मतलब होगा सेल, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम अपने इनडायरेक्ट खर्चों को लेस करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करा जाता है। यहां पर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अभी हम समझेंगे, इस एग्जांपल से हम सारी बातों को समझेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सीओजीएस के अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेल्स में से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हमारे पास यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में बातचीत होगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये वही प्रॉफिट है जो अभी तक हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर निकाला है। यहां पर हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है सेल्स, सेल्स में से हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस निकालना सीखते हैं कि आखिर वो कैसे निकाला जाता है। देखो, मैंने पिछले एग्जांपल के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जिससे आपकी सेल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आप ये कह सकते हो कि इस खर्चे की वजह से हमारी सेल ऊपर नीचे हो सकती है। गुड्स आप परचेस करके लाए हो, तो गुड्स आप कम परचेस करके लाओगे या ज्यादा परचेस करके लाओगे, उसकी वजह से आपकी सेल इंपैक्ट होगी। आपने गुड्स कम परचेस करें तो आप कम गुड्स को ही सेल कर पाओगे, अगर आपने ज्यादा गुड्स परचेस करें तो आप ज्यादा गुड्स को ही सेल कर पाओगे। जबकि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसका डायरेक्टली गुड्स की सेल से कोई लेना देना नहीं होता। आपकी दुकान है, उसका रेंट, उसका बिजली का बिल, आप चाहे 10 गुड्स सेल करो, चाहे 100 गुड्स सेल करो, चाहे 1000 करो, चाहे लाख करो, दुकान के बिजली का बिल उतना ही आएगा, दुकान का रेंट उतना ही आएगा। इसका कोई डायरेक्टली गुड्स से लेना देना नहीं होता। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई डायरेक्टली लेना देना गुड्स से नहीं होता, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स।
जबकि डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स होते हैं, यानी इनका डायरेक्टली गुड्स से लेना देना है। ये खर्चे कौन से होते हैं? सप्लायर के पास से गुड्स को बिजनेस तक लाने तक के सारे खर्चे, बिजनेस या शॉप बोल सकते हो, वहां तक लाने तक के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। बाकी अभी इसके बारे में और डिटेल में समझते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो यहां पर हमें निकालना है सबसे पहले COGS, कैलकुलेशन ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। यहां पर मान लेते हैं ये हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। अकाउंटिंग ईयर 23-24 में हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमारा इस साल ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो 24-25 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है, यानी हमारे गोडाउन में इतने गुड्स पड़े हुए हैं। गोडाउन बोल लो, शॉप बोल लो, एक ही बात है। हमारे शॉप में 3 लाख के गुड्स पिछले साल के पड़े हुए हैं, इसे हम करंट ईयर में यानी 24-25 के अंदर सेल करने वाले हैं। उसके बाद हमें परचेजेस दे रखी है। परचेजेस का मतलब है कि 24-25 में यानी करंट ईयर में हमने 20 लाख की गुड्स परचेज करें। अब देखो यहाँ पर हमें परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न भी दे रखी है। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारा बिजनेस है, हमारी शॉप है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स आते हैं। गुड्स हमने परचेज करे तो परचेज करते समय हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स आते हैं, गुड्स इन होते हैं। आप बोल सकते हो गुड्स इन होते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने परचेज रिटर्न कर दी, यानी जो गुड्स आपने पहले परचेज करे उनमें से कुछ गुड्स आपने वापस कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न का मतलब है कि ये गुड्स आपकी दुकान से चले गए, यानी आउट हो गए। तो परचेज के अंदर गुड्स इन होते हैं जबकि परचेज रिटर्न के अंदर गुड्स आउट होते हैं। तो इसीलिए जो है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। यहां से गुड्स आउट हो रहे हैं, बिजनेस से गुड्स आउट होंगे, तो इसीलिए परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ पर हमें 50,000 का परचेज रिटर्न दे रखा है। इसका मतलब है कि 20 लाख के गुड्स हमने पहले परचेज करे, लेकिन इसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गए। हो सकता है कि गुड्स हमारे गलत आ गए हो, कुछ गुड्स गलत हमने परचेज कर लिए हो, तो उसे हमने सप्लायर को वापस कर दिया। 50,000 गुड्स इसमें से हमने वापस कर दिए सप्लायर को। तो हमारे पास जो नेट परचेज आएगी, जिसको आप नेट परचेज बोल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया नेट का मतलब होता है फाइनल। फाइनल का क्या मतलब है? फाइनल का मतलब है कि इसमें से हमने जो भी लेस करना था वो हमने लेस कर दिया। हमने इस परचेज में से, इसको आप ग्रॉस परचेज भी बोल सकते हो, 20 लाख की आपकी ग्रॉस परचेज है, इसमें से आपने परचेज रिटर्न को लेस करा 50,000, तो आपके पास नेट परचेज आ गई 19,50,000, ये आपकी नेट परचेज हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट ईयर में यानी 24-25 में आपके पास टोटल कितने गुड्स हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हो, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने आपके पास, तो आप बोल सकते हो मेरे पास 22,50,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। आपके पास 22,50,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन गुड्स को आप सेल कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर ये जो हमने परचेज करी है करंट ईयर में 19,50,000 के गुड्स हमने परचेज करें, ये आपकी परचेज कॉस्ट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट नहीं है। इन गुड्स की ये टोटल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होने बाकी हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जब आपने ये 20 लाख के गुड्स परचेज करे थे, जब आप ये गुड्स परचेज करने गए थे, तो उस टाइम पर आपका कुछ फ्रेट इनवर्ट का खर्चा लग गया, कुछ कैरेज इनवर्ट का खर्चा लग गया, यानी आपने जो है टेम्पो या ट्रक में सामान को लोड करवाया होगा। तो सप्लायर के पास से आपकी दुकान तक, यहाँ पर देखो ये आपका सप्लायर है और ये आपकी शॉप है। आपने जो है 20 लाख के गुड्स मंगाए सप्लायर से, आपने परचेज करी, तो 20 लाख के गुड्स सप्लायर की दुकान से आपकी दुकान पर आए। तो ये जो गुड्स आए ये या तो ट्रक या टेम्पो में आए होंगे, तो उसका आपका 6,000 का खर्चा लग गया। और साथ के साथ हो सकता है रास्ते में जो है ऑटो भी करना पड़ा हो, ऑटो रिक्शा का कोई पैसा लगाओ, तो ऑटो रिक्शा हो सकता है। तो हमारे पास जो ये खर्चा आ गया ये है 4,000। ये खर्चा क्या रहेगा हमारा फ्रेट इनवर्ट, और इसे कहेंगे हम कैरेज इनवर्ट। तो टोटल जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया, यानी सप्लायर के पास से दुकान तक गुड्स को लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया, बोल सकते हो आप इसको, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया, वो लग गया 10,000। तो ये 10,000 का खर्चा, ये टेम्पो ट्रक ऑटो रिक्शा का खर्चा हमें किससे रिकवर करना है? हमें कस्टमर से ही रिकवर करना है। हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, अपना नुकसान कराने थोड़ा बैठे हैं। तो जो भी हमारा गुड्स के ऊपर का खर्चा लगेगा वो सारा हम कस्टमर से ही रिकवर करेंगे। तो इसे जो है इस 10,000 के खर्चे को हम अपने गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये जो कैरेज इनवर्ट है और ये जो फ्रेट इनवर्ट है, 6,000 का कैरेज इनवर्ट हो गया, 4,000 का कैरेज इनवर्ट है, 4,000 कैरेज इनवर्ट है और 6,000 का फ्रेट इनवर्ट है। ये हमारे इस गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने गुड्स हमने सोल्ड करें उन गुड्स की हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट के अंदर हमारा ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे हमारे ऐड हो गए। अभी हमारे और भी कई सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे। जैसे जैसे हम और एग्जांपल करते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर और भी कई सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते जाएंगे, तो उसको वहीं पे समझते हुए चलेंगे।
अब देखो ये टोटल हमारा खर्चा हो गया जो हमने गुड्स के ऊपर कराया। अगर आप इसको ऐड कर दो तो 22,60,000 हो गया। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 22,60,000 की आपकी कॉस्ट हो गई। और अगर मैं सेल निकालूं तो सेल कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल, सेल कैसे निकालेंगे? हमें सेल्स दे रखी है 24 लाख, 24 लाख की हमें सेल दे रखी है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, हमें सीधा प्रॉफिट निकालना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है तो हमें सेल दे रखी है 24 लाख, 24 लाख की सेल दे रखी है। लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स रिटर्न भी है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। कितनी की सेल रिटर्न है हमारे पास? 1 लाख, 1 लाख की हमारे पास सेल रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर से जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो गुड्स जो है वो हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, हमारे बिजनेस से आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है, हमने इसको गुड्स सेल कर दिए तो हमारे बिजनेस से गुड्स आउट हो गए। लेकिन अगर इस कस्टमर ने कुछ गुड्स हमें वापस कर दिए तो ये गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर इन हो गए, इसे बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर इन हो गए उसे बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। ये गुड्स रिटर्न में इन हो गए हमारे बिजनेस के अंदर, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 1 लाख, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सेल 24 लाख नहीं है बल्कि 23 लाख है। ये हमारी नेट सेल है क्योंकि 1 लाख के गुड्स तो हमारे पास वापस आ गए, तो हमारी सेल है 23 लाख। ये हमारा रेवेन्यू हो गया, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू, इसको आप रेवेन्यू बोल सकते हो। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बोलता था कि आप अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसे क्या हम इसे एक्सपेंस बोल सकते हैं? इसे अगर हम एक्सपेंस बोलते हैं और इसे हम रेवेन्यू बोलते हैं तो हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस कर लेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या ये करा जा सकता है? आप अपने टी शर्ट वाले एग्जांपल को याद करो, पिछले एग्जांपल को याद करो। मैंने आपको बताया था कि 12 टी शर्ट परचेज करी गई थी और 9 टी शर्ट सेल करी गई थी। तो 12 टी शर्ट की कॉस्ट और 9 टी शर्ट का रेवेन्यू, क्या हम इसको लेस करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब था नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना था, अगर रेवेन्यू 9 टी शर्ट का है तो कॉस्ट भी 9 टी शर्ट की होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम हिसाब किताब है। ये जो कॉस्ट आ रही है, जो एक्सपेंस आ रहा है, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, यानी टोटल कॉस्ट है। यहाँ पर हमने 9 टी शर्ट की कॉस्ट क्यों ली थी? क्योंकि 3 टी शर्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए थे जिसकी कॉस्ट हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी थी। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक थी 3 टी शर्ट जिसकी कॉस्ट को हमने यहाँ पर इन 12 टी शर्ट की कॉस्ट में से लेस करा था। हमने 12 में से 3 टी शर्ट की कॉस्ट लेस करी थी, उसके बाद हमारे पास निकल के आया था COGS। सेम काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। हमारे पास ये टोटल कॉस्ट है, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, किस चीज की कॉस्ट है, ये कौन सा सामान है, हमें मालूम नहीं है। बस हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट है यानी टोटल अमाउंट है। ये जितना भी अमाउंट है, ये जितना भी अमाउंट है, ये सारा का सारा सामान हमारा करंट ईयर में सेल नहीं हुआ। इसमें से कुछ सामान हमारा बच गया है, 1,68,000 के हमारे क्लोजिंग स्टॉक बच गया है जो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। इसको आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ से लेस करोगे, 1,68,000 का सामान आप लेस करोगे, इसकी कॉस्ट यहाँ से लेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये सामान अभी हमने सेल नहीं करा, करंट ईयर में ये सेल नहीं हुआ, ये हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे। ये हमारे लिए नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट नहीं है। आप ऐसा मान लो ये आपके 12 टी शर्ट है और ये आपकी 3 टी शर्ट है, तो हमें चाहिए 9 टी शर्ट की कॉस्ट। तो हमें यहाँ से 12 में से 3 टी शर्ट को हमने लेस कर दिया, 3 टी शर्ट की कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारे पास 9 टी शर्ट की कॉस्ट आ गई। ये 9 टी शर्ट हमने सेल कर ली। यहाँ पर आप ऐसे बोल लो, ये 9 टी शर्ट है जो कि हमारा 9 टी शर्ट का रेवेन्यू है 23 लाख, तो हमें 9 टी शर्ट का ही एक्सपेंस भी चाहिए, वही हमारा COGS बनेगा। तो अगर हम 22,60,000 में से 1,68,000 लेस कर दें तो हमारे पास 20,92,000 का COGS आ रहा है। ये COGS हमारी 9 टी शर्ट का है, यानी ये कॉस्ट हमारी 9 टी शर्ट की है जिन 9 टी शर्ट को हमने सेल करा है। यहाँ पर हमारी 23 लाख की सेल हुई है, तो सेल भी हमारी 9 टी शर्ट की है और कॉस्ट भी हमारी 9 टी शर्ट की आ गई जो कि है 20,92,000। तो COGS हमारा निकल गया, सेल हमारी निकल गई, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। अब हम इसमें से अपना एक्सपेंस को लेस कर सकते हैं, तो हमारा COGS हो गया 20,92,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,08,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया जिसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ये जाता है हमारा, ट्रांसफर होता है टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर हम इसमें से कुछ अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से लेस हो जाएंगे और फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जबकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी यहाँ पर कुछ और भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा तो उसे भी हम इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया कोई? आप एक बार इसको लिख लो, उसके बाद जो है मैं आपको इसी एग्जांपल को ट्रेडिंग अकाउंट से ही बनाना सिखाऊंगा कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो। मैंने आपको भी बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पर तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया 2,08,000। अब अगर हमें इसी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप इसको एक बार लिख लो, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी बताता हूँ और फिर इसी एग्जांपल को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सॉल्व करके भी देखेंगे। तो देख लेना, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड।
फॉर द ईयर एंड डेट का मतलब क्या होता है? फॉर द पीरियड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट की फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फॉर द पीरियड बनता है, जबकि बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट बनती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025, क्योंकि साल के एंड में हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा करंट ईयर था 24-25, तो 24-25 के एंड में यानी 31 मार्च 25 को हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेबिट, राइट साइड में लिखेंगे हम क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड हो गई, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड हो गई। सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस में से आपको परचेज रिटर्न को लेस कर देना है। यहाँ पर आप परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करोगे और जो भी नेट परचेज आएगी उसको आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे पास कई तरीके के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर हम लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए, बाकी और भी होते हैं। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें जो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते जाएंगे उसको मैं आपको समझाते जाऊंगा और यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हुए चलेंगे। वेजेस हमें पता है, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कैरेज इनवर्ट भी हमें पता है, फ्रेट इनवर्ट भी हमें पता है। इंश्योरेंस यहाँ पर एक नया टर्म है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम सप्लायर के पास से बिजनेस के अंदर गुड्स को लेकर आते हैं, ये हमारा सप्लायर है, ये सप्लायर की शॉप है, ये हमारा बिजनेस है। तो टेम्पो या ट्रक में या फिर शिप में या एयरप्लेन में किसी में भी हो सकता है, सप्लायर जो है गुड्स भेजेगा बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर ये गुड्स जो है टेम्पो के अंदर लोड होंगे, ये गुड्स है हमारे जो कि टेम्पो के अंदर लोड होंगे, या ट्रक में किसी में भी लोड हो सकते हैं। तो यहाँ से सप्लायर की दुकान से बिजनेस के अंदर गुड्स लाने तक के रास्ते में, गुड्स लाने तक के रास्ते में बीच में इन गुड्स को खतरा है, इन गुड्स के ऊपर रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? ट्रक के पलटने का रिस्क है, आग लगने का रिस्क है, एक्सीडेंट का रिस्क है, कई सारे रिस्क है। तो हो सकता है इस बीच में जो है हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, गुड्स के ऊपर खतरा है। तो इसीलिए जो है रास्ते में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के रास्ते के लिए हम जो है एक इंश्योरेंस ले लेते हैं। ये बिजनेस जो गुड्स को परचेज कर रहा है ये एक इंश्योरेंस ले लेता है, इन गुड्स का इंश्योरेंस, जिसको बोला जाता है ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस। कल को रास्ते में अगर टेम्पो या ट्रक कुछ भी पलट गया, कोई आग लग गई, कुछ हो गया, हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस केस में इस बिजनेस को, इसने जो है गुड्स को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद सप्लायर जो है गुड्स को यहाँ पर भेज रहा है, तो परचेज करने के बाद ये गुड्स इस बिजनेस के हो गए। गुड्स भले ही डिलीवर ना हो, जैसे ही बिजनेस ने इन गुड्स को परचेज कर लिया वैसे ही गुड्स बिजनेस के हो जाते हैं। तो सप्लायर इन गुड्स को भेज रहा है, लेकिन रिस्क इसका है, रिस्क है बिजनेस का। अगर रास्ते में इन गुड्स को कुछ भी होता है तो उसका नुकसान, उसका लॉस बिजनेस को होगा, ना कि सप्लायर को। तो ये बिजनेस जो है अपनी सेफ्टी के लिए इन गुड्स का रास्ते में एक इंश्योरेंस करवा लेता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। यहाँ पर ट्रांजिट इंश्योरेंस आएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये खर्चा भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर जब तक गुड्स नहीं आएंगे, जब तक बिजनेस के अंदर गुड्स नहीं आएंगे तब तक के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के आने तक के बीच में हमारा इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस का मतलब है ट्रांजिट इंश्योरेंस। उसके बाद आता है इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल के अंदर, अगर हम गुड्स आउट ऑफ कंट्री से मंगा रहे हैं, इंडिया के बाहर से अगर हम गुड्स मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उन गुड्स के ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है। तो सप्लायर अगर यूएसए का है और अगर बिजनेस इंडिया के अंदर है, तो यहाँ से यहाँ तक के आने के बीच में एक इंपोर्ट ड्यूटी हमें पे करनी पड़ेगी, बिजनेस को पे करनी पड़ेगी, और ये इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अभी और भी कई सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं जिसको आगे हम देखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में हमने क्या क्या लिख दिया, डेबिट साइड में हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर दिया, वेजेस लिख दिया, कैरेज इनवर्ट लिख दिया, फ्रेट इनवर्ट, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी बोल सकते हो उसको। तो ये सब हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, अपने डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखा जाता है सेल्स। यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे और इस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखी जाएगी नेट सेल, ये हमारी नेट सेल हो गई। अब जो है नीचे लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड को यहाँ पर हमने टोटल कर लिया। लेट्स सपोज डेबिट साइड को टोटल करने के बाद आया 300, तो यहाँ पर हम 300 लिख देंगे। उसके बाद हम अपने क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का मतलब हो गया अपनी सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को, इसको हमने टोटल कर दिया। तो इसका टोटल आ रहा है मान लो 500, इसका टोटल 500 आ रहा है। अब हमें अपने अकाउंट को बैलेंस करना होता है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि हमें अपने अकाउंट को बैलेंस करना होता है, अपने अकाउंट की बैलेंसिंग करनी होती है। तो हम अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होती है, जो साइड का, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड के टोटल को दोनों साइड लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम 500 रुपए लिख देंगे यहाँ पर, और 500 रुपए डेबिट साइड में भी लिख देंगे। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल तो 500 ही है, लेकिन डेबिट साइड का टोटल एक्चुअल में 300 है। तो अब इस 300 को हमें बैलेंस करके 500 बनाना है, तभी तो डेबिट साइड भी करेक्ट होगी। तो अब 500 बनाना है 300, कितने का डिफरेंस है? 200 का। तो ये 200 कहलाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपको लेजर वाले चैप्टर के अंदर ये बात बताई थी। ये 200 हमारी बैलेंसिंग फिगर होगा, जिस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट होगा।
अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस, ये हमारा लॉस होता है। अगर मान लो यहाँ पर 300 की जगह 500 होता, डेबिट साइड में 500 होता और क्रेडिट साइड में 300 होता, तो फिर हम क्या करते? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसी को हम क्रेडिट साइड में भी लिख देते। क्रेडिट साइड में लिख देते 500 और डेबिट साइड में भी 500 होता। डेबिट साइड का टोटल तो एक्चुअल में 500 होता, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअल में 300 होता। तो अब हमें क्रेडिट साइड को बैलेंस करना पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 200 का। 200 का हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाता क्रेडिट साइड में, जो कि कहलाता हमारा ग्रॉस लॉस। तो क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो ग्रॉस लॉस कहलाती है, यानी वो हमारा लॉस होता है। जबकि डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो समझ में आ गया? बैलेंसिंग करना तो हमें आता है। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा एग्जांपल था, इस एग्जांपल को हम इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालते हैं और फिर प्रॉफिट निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट सेम आ रहा था जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला था, क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी वही प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इसको हम इसके अंदर डाल के देखते हैं। यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा है? ओपनिंग स्टॉक कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 3 लाख का। तो 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें देखिए परचेजेस, कितने की परचेज है? 20 लाख की। ये 20 लाख की हमारी यहाँ पर परचेज आ जाएगी। 20 लाख की परचेजेस आ गई। इसमें से परचेज रिटर्न को हमें लेस करना है। परचेज रिटर्न देखिए 50,000, तो 50,000 की परचेज रिटर्न यहाँ से लेस होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे नेट परचेज, तो नेट परचेज आ गई हमारी 19,50,000। उसके बाद हमें वेजेस वेजेस हमें दे नहीं रखा, तो ये तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। जब आप इस एग्जांपल के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो जो आइटम दे रखी होगी वही आइटम आप लिखोगे, बाकी किसी को एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। तो वेजेस आप मत लिखना, वेजेस को आप यहाँ पर हटा सकते हो। फिर दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट कितना है? 4,000। तो 4,000 का कैरेज इनवर्ट आ गया। फ्रेट इनवर्ट में दे रखा है कितने का है? 6,000 का। 6,000 का फ्रेट इनवर्ट आ गया। इंश्योरेंस हमें दे नहीं रखा, जब क्वेश्चन में दिया होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इंश्योरेंस हमें दे नहीं रखा। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमें दे नहीं रखी, तो इसको भी हटा दो। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमें नहीं दे रखी। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ 2 चीजें दे रखी थी, बाकी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दे रखा था। अब बात करें क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पर हमें सेल दे रखी है 24 लाख। 24 लाख की हमें सेल दे रखी है, तो यहाँ पर हमने सेल लिख दी। इसमें से हम जो है सेल्स रिटर्न को लेस कर लेंगे। सेल्स रिटर्न है हमारा 1 लाख, सेल्स रिटर्न को हमने लेस कर लिया। तो अब हमारे पास जो नेट सेल आएगी वो आएगी 23 लाख। नेट सेल 23 लाख आ गई, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,68,000, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में जो है अपनी अमाउंट को फिल कर दिया। अब हमें टोटल करना है, तो डेबिट साइड का आप टोटल करोगे, फिर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा उस साइड के टोटल को दोनों साइड में लिख दोगे। तो क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आया 24,68,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। जबकि अगर डेबिट साइड का टोटल करा जाए तो आ रहा है 22,60,000, ये डेबिट साइड का टोटल है। ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी को डेबिट साइड में भी लिख दिया जाएगा। इसी को हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे। 24,68,000 यहाँ पर आ गया, यही जो है यहाँ पर भी आ जाएगा, डेबिट साइड में भी इसी को लिख दिया। उसके बाद अब हमें निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। तो जिस साइड का टोटल कम है उसी साइड की बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी। डेबिट साइड का टोटल कम है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? आप इनके बीच का डिफरेंस देख लो, इनके बीच कितना डिफरेंस है। हमारे पास टोटल है 22,60,000 और हमें पहुंचना है 24,68,000 में, ताकि हमारा डेबिट साइड का टोटल करेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2,08,000, ये हमारा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ये बन गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2,08,000। अब अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो सही आएगा बिल्कुल 24,68,000, और क्रेडिट साइड का टोटल तो पहले से सही था। तो इस तरीके से हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अभी हमने इससे पहले निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो भी यही आ रहा था। उस समय भी हमारा यही प्रॉफिट था 2,08,000, और अभी भी यही आ रहा है। तो आप चाहे वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आना सेम ही है। लेकिन एग्जाम में तो हमें बोलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिसके अंदर हम दोबारा से नए क्वेश्चन के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे।